मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। महत्वपूर्ण घटनाएँ जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई थीं और प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंस से इनका कोई लेना-देना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर का जो सपना होता है, वो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप देखिए कि जब आप किताबों में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें अनुच्छेद जो 21 है, वो जीवन रक्षा का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन से संबंधित मौलिक अधिकार। जब हमारा संविधान बना था, उसके बाद से मौलिक अधिकारों के बारे में लगातार चर्चा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दायर होती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मौलिक अधिकार के दायरे में लगातार विस्तार करता गया है, लगातार विस्तार करता गया है। आप देखिए कि कैसे नई-नई बातें फिर जुड़ती चली गई हैं। सूचना का अधिकार आ गया, ठीक है, भले ही मौलिक अधिकार ना हो, लेकिन अलग से अधिकार माना गया। भोजन का अधिकार, वो अलग से माना गया। शिक्षा का अधिकार, वो अलग से माना गया। तो लगातार हमारे जो अधिकार हैं, उनका विस्तार होता जा रहा है और एक अच्छी बात है लोकतंत्र के अंतर्गत कि ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना का जो संबंध है, वह मूलतः एक केस से है। उसके बारे में जानकारी रखना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपने अक्सर अपने आस-पास ही देखा होगा। अगर आप ज़रा से भी बड़े शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ कोई न कोई बिल्डर्स होगा। और बिल्डर्स करते क्या हैं कि वो पहले तो सपना दिखाते हैं कि आप हमारा मकान बुक करा लीजिए, ये है, थोड़ी-सी राशि दे दीजिए। आप थोड़ा-सा उन्हें धन दे देते हैं, आप बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं और पता लगा कि उन्होंने वायदा किया था कि हम 2 साल में आपको इसका पोज़ीशन दे देंगे और आप 10-10 साल तक उसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं। आपका वो पैसा लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं और इसके बाद उस पैसे को वो दूसरी जगह लगा देते हैं और आप सपना देखते रह जाते हैं। बड़े-बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में जाएँगे तो आपको कितने इस तरह के कह लीजिए कि स्कैम जैसी स्थितियाँ मिलेंगी। इस बीच में आप देखिए कि कितनी सारी घटनाएँ इस तरह की घटित हो रही हैं कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिए गए हैं, लोगों ने पैसा दे दिया है, लोगों को बैंक से जो लोन लिया है उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है, लेकिन मकान नहीं मिल रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब कोई आपसे मकान खरीदने जाता है तो वह केवल कमर्शियल डील नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे व्यापार कोई सौदा करने जा रहा है। व्यापार नहीं कर रहा है वो आपसे, कमर्शियल डील नहीं कर रहा है वो आपसे, वह उसके जीवन के मौलिक अधिकार का एक पहलू है। सच पूछे तो कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जो रेरा की बाद में स्थापना की गई है, एक प्रकार से आप यूँ कह लीजिए कि ये न्यायाधिकरण है, खासकर रियल एस्टेट के मामले में। वो अभी कुछ सालों पहले आया है, जबकि इस तरह के संकट बहुत पहले से ही हमारे सामने खड़े हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि जब बुलडोज़र न्याय के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, उसमें भी उसने एक टिप्पणी की थी कि जो मकान है, वह सिर्फ़ छत नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, वो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। उससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कही है, प्री एग्ज़ामिनेशन में खासकर इस तरह के प्रश्न इससे पहले पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं, वे जीवन रक्षा के अधिकार से ही संबंधित होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 21 से ही जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 21 है, मैं चाहूँगा कि इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आप मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाने के बाद चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो किस पर्पस से चढ़ाते हैं? आपका उद्देश्य क्या होता है? आपका उद्देश्य यही रहता होगा कि मंदिर का रख-रखाव अच्छे तरीके से हो जाए और आपने जो पैसा वहाँ चढ़ाया है, वह सामाजिक कामों में लगे, मतलब अच्छे कामों में लगे, उससे किसी को मदद मिले। क्या आपने कभी भी पैसा चढ़ाते समय, चढ़ावा चढ़ाते समय
ये कल्पना की है कि मैं जो चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, इससे मैरिज हॉल बनेगा, बैंक्वेट हॉल बनेगा और उसमें शादियाँ होंगी? कभी भी नहीं सोचा होगा। हाँ, ये ज़रूर आपने सोचा होगा कि ये जो पैसा चढ़ा रहा हूँ, हो सकता है इसे कोई किसी स्कूल में लगाया जाए, इसे कोई स्कूल खोला जाए, कोई अस्पताल खोला जाए, लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए। जो वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा में लगाया जाए, दिव्यांग हैं, उनको सहयोग दिया जाए। इस तरह की बातें दिमाग में ज़रूर आई होंगी। क्योंकि इस तरह के तथ्यों को, इस तरह के कार्यों को हमारे यहाँ एक प्रकार से धार्मिक कार्य माना गया है, सेवा का कार्य माना गया है। लेकिन शादी का हॉल बने इस पैसे से, सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा। बस सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रद्धालु मंदिरों में जो पैसा चढ़ाते हैं, वो शादी हॉल बनाने के लिए नहीं होता है, इन्हें शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए। ये उसने क्यों कहा? दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने, जो चेन्नई हाई कोर्ट है, उसने इसी तरह का एक डिसीजन दिया था। उसके पास एक मामला गया था, वहाँ के सरकार ने वहाँ के 5 मंदिरों के फंड से शादी हॉल बनाने की अनुमति दे दी थी सरकार ने। जब ये मामला वहाँ के हाई कोर्ट में पहुँचा तो हाई कोर्ट ने सरकारी इस आदेश को रद्द कर दिया और सीधे-सीधे हाई कोर्ट ने कहा था कि शादी समारोह के लिए किराए पर दिए जाने वाले हॉल बनाना धार्मिक उद्देश्य की परिभाषा में नहीं आता। यह मंदिर के विकास के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो चेन्नई हाई कोर्ट है, उसके आदेश को ज्यों का त्यों रखा है, उसे ओके किया है। एक बात मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के डिसीजंस आते हैं, जो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के डिसीजन हैं, एक तरह से आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आएँगे। वो आपके टॉपिक को अपडेट करेंगे और प्री में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो भारत के लिए बहुत ही गर्व की खबर है और वो ये है कि जो हमारी हॉकी की टीम है वो एशिया चैंपियन बन गई है। एशिया चैंपियन, और फाइनल मैच में उसने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। अब देखिए, प्री एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल यही तो नहीं पूछा जाएगा। थोड़ी सी अब जो उसके आसपास की और घटनाएं होती हैं, उस तक यूपीएससी ने अपना विस्तार कर लिया है। इसीलिए कुछ और तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप उन्हें भी ध्यान से सुने। पहली बात तो यह कि ये जो मैच हुआ था, ये बिहार के राजगीर में हुआ था। एशिया कप हॉकी इंडिया में हुआ, बिहार में हुआ, बिहार के राजगीर में हुआ। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको मालूम हो कि ये कहाँ हुआ था। जो दूसरी बात है वो ये कि इससे पहले सन 2017 में भारत एशिया कप हॉकी चैंपियन बना था, 2017 में, और उसमें उसने मलेशिया को हराया था। इसका मतलब है कि 8 साल के बाद उसने फिर से अब यह ट्रॉफी जीती है। और जो दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगले साल यानी कि सन 2026 अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी का विश्व कप होगा। देखिए, अगले साल अगस्त में। और जो आपका प्री एग्जाम होता है वो मई लास्ट, जून शुरुआत में होता है और ये अगस्त में होने वाला है। इसीलिए संभावित प्रश्न है ये कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। इसलिए इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगस्त में जो विश्व कप हॉकी होने जा रहा है वह बेल्जियम और नीदरलैंड में होने जा रहा है। और चूंकि भारत एशिया कप चैंपियन बन चुका है, इसीलिए भारत ने, यूं कह लीजिए कि इस विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत ऑटोमेटिक तरीके से विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में पहुंच चुका है। दोस्तों, अंत में एक बहुत ही छोटी सी खबर, कभी कभी एक टुकड़े के रूप में, जैसे 4-5 दे देंगे तथ्य, उसमें एक तथ्य ये भी डाला जा सकता है, और वो ये कि अफगानिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप आया था, अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में कुछ दिनों पहले। और भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.1 थी। आप जानते हैं कि अगर तीव्रता 6 से ऊपर हो जाती, यहाँ तक कि 6 भी है, तो उसे तीव्र भूकंप माना जाता है। यह भूकंप इतना तेज था कि 1000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 3-4 हजार के करीब लोग घायल हो गए।
बहुत तीव्र भूकंप। चूँकि ये बहुत ही तीव्र था, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है अफ़गानिस्तान में, वह हुआ है कुनार प्रांत में। कुनार प्रांत, बस इसे थोड़ा-सा आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में थोड़ी-थोड़ी खबरें जो प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट मालूम पड़ रही हैं। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।